चलिएगा दोस्तों, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। और ये कौन से नंबर का वॉर होगा? ये होगा थर्ड नंबर का वॉर। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की जो कहानी है, जो स्टोरी है उसके बारे में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट करने से पहले हल्का सा हम रिकेप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में एंड द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखिए, जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है वो कब से कब तक लड़ा गया था, तो आप लोगों को पता है 1667 से 1669 के बीच में हुआ था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के पीछे का बेसिक कारण क्या था, मूल कारण क्या था, तो आप लोगों को मैंने बताया है। बेसिक जो रीजन था वो ये था कि कंटिन्यूसली जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लगातार जो साम्राज्यवादी सोच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, वो एक कारण बनता है। दूसरा जो बेसिक रीजन था वो था कंटिन्यूसली जो मैसूर स्टेट था वो कंटिन्यूसली स्ट्रेंथफुल होता जा रहा था। एम्बिशन और पावर कंटिन्यूसली हैदर अली की बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एंटी ब्रिटिश जो पॉलिसी थी हैदर अली की, जो कंटिन्यूसली उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन बना रही थी। और साउथ में अंग्रेजों के साम्राज्यवादी रथ को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो एक दुश्मन था वो कौन था? वो था हैदर अली। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया। बट यहाँ पर जो डिप्लोमेसी का यूज़ किया हैदर अली ने और बड़ी चालाकी से मराठों और निजाम को अपनी ओर कर लिया, और फाइनली अब ब्रिटिशर्स अकेले पड़ गए और ईस्ट इंडिया कंपनी को ईजिली उसने क्या कर दिया, ईजिली तो नहीं बट एक युद्ध के बाद उसने क्या किया, हरा दिया। किसे हरा दिया है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और देन उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी, द ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब हम बात करते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? तो ये हुआ है 1782-84। इन बीच के जो 11 ईयर्स हैं उस बीच में क्या हुआ, तो आपने बताया 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर अटैक किया तो मद्रास की ट्रीटी के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेल्प करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है हैदर अली को हेल्प करने से मराठों के खिलाफ, क्योंकि मराठों के साथ उनकी अलग ट्रीटी है। अब इस चीज से काफी नाराज हुआ है हैदर अली सबसे पहले। लेकिन ये सिर्फ एक मौका नहीं था, जितनी भी बार उसने हेल्प के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी ईआईसी को, उन्होंने हमेशा क्या किया है? डिनाई किया। ठीक है, एक पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया। तब उसने किससे हेल्प ली? तब उसने फ्रांसीसियों से हेल्प ली, और कंटिन्यूसली फ्रांसीसियों के साथ उसके जो रिलेशनशिप है वो क्या होते रहे? ठीक होते रहे। ठीक है, ओवरऑल मैंने आप लोगों को इनिशियली ही बताया था जो पॉलिसी रही हैदर अली की या मैसूर की, उसके बारे में। तो उसमें हम देखते हैं कि मैसूर के फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। अब नेक्स्ट जो क्या होता है कि 1775 में मराठों के संघर्ष शुरू हो जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो आंग्ल मराठा संघर्ष शुरू हो जाता है 1775 में, जो 82 तक चलता है, 1782 तक। और उसके बाद फिर 20 ईयर्स तक लगभग दोनों के बीच में शांति रहती है। अब इस दौरान क्या होता है? निजाम और मराठे एक साथ होकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहे होते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर हैदर अली भी इस गुट में शामिल हो जाता है और इनके साथ ट्रीटी कर लेता है। अब मराठा निजाम और हैदर अली यानी मैसूर क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं 1775-76 के दौरान, और ब्रिटिशर्स अगेन क्या हो जाते हैं? अकेले बचते हैं। अभी सेकेंड बैटल जो है उसके पीछे क्या घटना घटती है, कैसे ये युद्ध शुरू होता है? तो कंटिन्यूसली क्या होता है? फ्रांसीसियों के साथ इनके संबंध अच्छे होते जाते हैं, और फ्रांसीसियों की ये कंटिन्यूसली हेल्प लेते हैं। ठीक है, फ्रांसीसियों की का सपोर्ट मिलता है एमिनेशन में, आर्मी में। ठीक है, और कई तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो फ्रांसीसियों के द्वारा सप्लाई की जाती है हैदर अली को। और काफ़ी ज़्यादा जब घनिष्ठता बढ़ती है तब ब्रिटिशर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू होती है हैदर अली से या मैसूर से। और इसी दौरान क्या होता है? 1789 के दौरान या 1780 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना हमला कर देती है माहे पर। माहे जो कि मैसूर के अंतर्गत एक टेरिटरी थी, जो फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी। ठीक है, फ्रांसीसियों का एक बंदरगाह था, और काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस हुआ करता था माहे का। किसके लिए? हैदर अली के लिए या मैसूर के लिए। अब जब माहे पर हमला किया है तो इसे अपनी सोवर्निटी पर एक थ्रेट माना है किसने? टीपू सुल्तान ने। और इस कारण से उसने डिक्लेयर कर दिया है सेकेंड वॉर ऑफ मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब जब ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है तो ये होता है हैदर अली और ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे मराठे और निजाम भी इसके साथ में है। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पर जब बात की जाती है तो यहाँ पर हैदर अली की यहाँ पे विक्ट्री होती है, जैसे कि पेन्नोरुलु के युद्ध में वो जो कर्नल बेली था उसे पराजित कर देता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था बंगाल में, जो काफी इंटेलिजेंट था, और उसकी डिप्लोमेसी यहाँ पे काम करना शुरू करती है। और क्या करता है वो
वो क्या करता है कि सबसे पहले गुंटूर का क्षेत्र निजाम को देकर निजाम को इस युद्ध से अलग कर देता है, और उसी तरह उसने लालच दे दिया मराठा सरदारों को, किसे, भोंसले और सिंधिया को, और उन्हें भी इस युद्ध से क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, अब यहां पर अकेला बच जाता है कौन, अकेला बच जाता है हैदर अली, और हैदर अली अब ईस्ट इंडिया कंपनी से अकेले लड़ रहा है, और इसी दौरान पोर्टो नोवो के युद्ध में उसकी हार हो जाती है, क्योंकि कर्नल बेली के स्थान पर आ जाता है आयरकुट, जो ज्यादा योग्य था, ज्यादा इंटेलिजेंट था, ज्यादा वीर योद्धा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरकुट पराजित कर देता है, आयरकुट डिफीट कर देता है किसको, हैदर अली को ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, और 1782 में ही मृत्यु भी हो जाती है हैदर अली की ड्यू टू कैंसर। देन क्या होता है, टीपू सुल्तान इस युद्ध को कंटिन्यू रखता है, बट किसी भी पार्टी की इस युद्ध में फाइनल विक्ट्री नहीं हो पाती, कंटिन्यूसली युद्ध चलता है, बट 1784 आते आते दोनों ही पार्टी यहाँ पे ट्रीटी के लिए एग्री हो जाती है, और देन फिर एक ट्रीटी साइन की जाती है, दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर की संधि के द्वारा ये युद्ध खत्म हो जाता है, और अपनी पूर्व की स्थिति पर आ जाते हैं, दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। ठीक है, और शांति के जो है इस ट्रीटी के बाद स्टेब्लिश हो जाती है, पीस स्टेब्लिश हो जाती है। तो ये सेकंड बैटल हमने डिस्कस कर लिया, 1784 तक चला था। अब हम बात करते हैं थर्ड बैटल की। तीसरे युद्ध की कहानी जब हम शुरू करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड। अब हम सबसे पहले टाइम की बात करें तो हालांकि पहले बता चुका हूं, 1790 से 1792 तक आप थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की जो हम बात करेंगे वो 1790 से 92 के बीच में होगी। अब यहाँ पे ना इस युद्ध को जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन पार्टी के बारे में ठीक से डिस्कस करना होगा, तीन ग्रुप्स के बारे में या तीन लोगों के बारे में समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम मैसूर की बात करना चाहेंगे, और मैसूर को इस समय कौन लीड कर रहा है, मैसूर का सुल्तान इस समय कौन है, तो मैसूर का सुल्तान इस समय है टीपू सुल्तान। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को डिस्कस करना होगा, उसकी पॉलिसी को डिस्कस करना होगा। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकेंड ग्रुप यहाँ पे कौन है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब इस दौर में कंटिन्यूसली स्ट्रेंथफुल होती जा रही है, कंटिन्यूसली अपनी पावर को इंक्रीज करती जा रही है, और अपने इंपीरियलिज्म की जो पॉलिसी है उसे कंटिन्यूसली बढ़ाती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आते आते ईआईसी और ज्यादा मजबूत हो रही है। हालांकि यहाँ पे ना मराठों के साथ भी उसके संघर्ष हैं, और निजाम तो उसका फ्रेंडली स्टेट बनी चुका है। तो आप ये समझें कि इस दौरान ईआईसी काफी मजबूत की ओर बढ़ रही है। और तीसरा जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस थर्ड बैटल में, तीसरा स्टेट वो मिलता है त्रावणकोर। और त्रावणकोर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैसूर के ही साउथ में, मैसूर राज्य के साउथ में ही कौन सा राज्य आता था, त्रावणकोर। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, मैसूर राज्य किन किन राज्यों से घिरा हुआ था। तो मैसूर के जस्ट साउथ में अगर बात की जाए तो त्रावणकोर राज्य था, जो ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक मित्र राष्ट्र। ठीक है, अगर हम बात करें त्रावणकोर और मैसूर के साउथ और वेस्ट में, सॉरी साउथ और ईस्ट में, तो वहां पे कर्नाटक प्रांत था। ठीक है, कर्नाटक प्रांत जो जिसकी कैपिटल अरकाट हुआ करती थी, जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो कर्नाटक प्रांत था कहां पे, साउथ और ईस्ट में। फिर हम थोड़ा सा नॉर्थ की बात करेंगे तो आ जाता है आपका निजाम का हैदराबाद। और अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट और नॉर्थ की बात करें, तो बड़ा उस समय का सबसे मजबूत एम्पायर वो था मराठा एम्पायर। तो इस तरह मराठों से, निजाम से, कर्नाटक से, और यहाँ पे आ जाते हैं आपके कौन, त्रावणकोर। और एक मद्रास में किसका कंट्रोल था, जो काफी नियर था मैसूर के, उस पर थे अंग्रेज। ठीक है, इस तरह से ना अभी लेकिन इस युद्ध में आपको इन तीन लोगों के बारे में बात करना है, एक मैसूर, ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर के बारे में, क्योंकि इन्हीं का इस युद्ध की कहानी में इन तीनों का ही क्या है, काम है, इन तीनों का ही नाम सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कहां से, टीपू सुल्तान से। सबसे पहले स्टार्ट की जाएगी बात टीपू सुल्तान से। जब हम भारत के महान शासकों की बात करते हैं, ग्रेट रूलर्स की बात करते हैं, तो उसमें एक नाम टीपू सुल्तान का भी लिया जाता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान भी भारत के एक इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक माने जाते हैं, और जिस तरह इनके पिता थे उन्हीं पॉलिसी को इन्होंने भी फॉलो किया था। ठीक है, उन्हीं सिद्धांतों पर चले थे टीपू सुल्तान। अगर हम इनके शासन की बात करें, शासन के समय की बात करें, तो 1782 से 1782 से इनका शासन शुरू होता है, और 1799 तक, 1799 तक ये मैसूर के सुल्तान के रूप में रूल कर पाते हैं। ठीक है,
1799 में ड्यूरिंग द फोर्थ बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर में इनकी क्या हो जाती है, लड़ते लड़ते ही युद्ध में ही क्या होती है, वीरगति को ये प्राप्त होते हैं, ठीक है, युद्ध में ही शहीद होते हैं। अब देखिए इनके बारे में हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। 1782 से रूल शुरू हुआ है। टीपू सुल्तान 1782 में सुल्तान बनता है, ठीक है। सुल्तान कब बनता है, 1782 में, और कई सारे रिफॉर्म्स करता है, कई सारे सुधार करता है। जिस तरह इसके पिता का शासन था और उन्होंने कई रिफॉर्म्स किए थे, एज इट इज ये भी कई सारे क्या करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। टीपू ये ऑलरेडी समझता है, ये उसको ये जानकारी है कि जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई है अभी 1784 में, 1784 में, वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक रेस्ट है, वो खाली एक युद्ध विराम है, ठीक है। हमेशा के लिए युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हम वापस से लड़ेंगे, ये चीज कंफर्म है। इस बात को टीपू ऑलरेडी जानता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी जानती है कि हमें तो युद्ध लड़ना ही है, ये कोई फाइनली अंत नहीं हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो इंपीरियलिज्म को आगे बढ़ाएंगे। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके वो मैसूर को अपने कंट्रोल में कर लें, है ना। और मैसूर भी कंटिन्यूअसली, मैसूर के जो रूलर्स हैं वो अंग्रेजों को अपना जानी दुश्मन समझते हैं, ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो जब तक एक दूसरे का अंत नहीं होगा ना, तब तक इनके बीच में युद्ध खत्म नहीं हो सकता, ये दोनों दोनों जानते हैं, है ना। तो ये सिर्फ एक रेस्ट था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसीलिए टीपू सुल्तान कंटिन्यूअसली रिफॉर्म्स करता है, कंटिन्यूअसली अपने स्टेट को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, और लगातार कुछ ऐसी पॉलिसी करता है जिससे कि इसकी सेना और इसकी पावर जो है वो बढ़ सके, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को पहले भी बताया है कि किसी भी राज्य या किसी भी स्टेट की अगर बात करें, तो किसी भी राज्य की मजबूती जो होती है, किसी भी राज्य की जो स्ट्रेंथ होती है, वो किन बातों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो किन बातों पे डिपेंड करती है, तो पहली जो बात होती है वो होती है पब्लिक का विश्वास होना चाहिए गवर्नमेंट पर या रूलर पर, ठीक है। तो पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। अब पब्लिक का सपोर्ट कब मिलेगा, तो दो तरह से, या तो आप ऐसी पॉलिसी चला रहे हैं वो अपने राज्य में जिससे पब्लिक आपका सपोर्ट कर रही है, दूसरा आप प्रेशर करके भी उसकी सपोर्ट को हासिल कर सकते हैं, जैसे औरंगजेब का शासनकाल आप देखते हैं, ठीक है। और कई ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने पब्लिक को प्रेशराइज किया और सपोर्ट हासिल किया है, तो वो एक्चुअली सपोर्ट जो है वो दबाव में दिया गया सपोर्ट है, ठीक है। दूसरा, अगर आप अच्छी पॉलिसी चला रहे हैं, अगर आप रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी चला रहे हैं और पब्लिक के बेनिफिट की अगर पॉलिसी चला रहे हैं, तो पब्लिक आपको वैसे भी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, चाहे रूलर कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, पब्लिक सपोर्ट करेगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जरूरी जो है अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपके राज्य की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो सही होना चाहिए, आर्थिक स्थिति क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकल कंडीशन अगर आप ठीक चला पा रहे हैं, अगर आप देखिए उस समय इकोनॉमी का मेन सोर्स क्या है, तो एक तो है आपकी एग्रीकल्चर मेन, सेकंड है आपका ट्रेड। तो ऐसी पॉलिसी आप बनाएं जिससे कि एग्रीकल्चर में लगातार ग्रोथ हो, ठीक है, किसानों को ऋण मिल सके, किसानों को सिंचाई के साधन मिल सके, और दूसरा जो है ट्रेड या व्यापार, है ना। तो व्यापार के लिए थोड़ी सी ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि ट्रेड जो है इजी हो सके, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा ठीक रख रहे हो, है ना, टैक्सेशन में थोड़ा सा सख्ती की जगह थोड़ी नरमी अगर रखी जा रही है, तो ऐसी अगर कोई पॉलिसी चला रहे हैं जिससे कि इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है, तो वो राज्य के लिए सही माना जाएगा। तीसरी अगर हम बात करें, तो तीसरा जो और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है सिक्योरिटी या सुरक्षा, ठीक है। तो सुरक्षा की अगर बात की जाए, तो सिक्योरिटी में ना आपकी जो सेना है उसे कंटिन्यूअसली आपको मॉडर्नाइजेशन की ओर लेकर जाना होगा। मॉडर्न वेपन्स और न्यू टेक्निक्स के साथ आपको अपनी सिक्योरिटी को और अपनी जो सोल्जर्स है उन्हें लेस करना होगा न्यू वेपन्स के साथ। तो ये आप रिफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर डिप्लोमेसी के मामले में आप कितने कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, कितने स्ट्रेंथफुल हैं किस मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में, ठीक है। और हम अगर बात करें डिप्लोमेसी की, तो इंडिया में ना डिप्लोमेसी के मामले में ज्यादा वर्क नहीं किया गया है, ज्यादा उस पर विचार नहीं किया गया, ठीक है। भारत में सबसे बड़े या सबसे महान डिप्लोमेट अगर अभी तक रहे हैं तो वो बोले जाते हैं कौन, कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य को एक अच्छा डिप्लोमेट माना जाता है। फिर दूसरे अगर हम बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं किसकी, वो होते हैं हमारे आयरन मैन, जिनको हम बोलते हैं कौन, सरदार पटेल, ठीक है। तो ये जो डिप्लोमेसी होती है ना, ये काफी
काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके लिए जो व्यक्ति है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होता है और ये चीज़ आपको किताबों में पढ़कर नहीं आती है। ये चीज़ जो होती है ये आपको एक्सपीरियंस से आती है। जितना आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे उतनी डिप्लोमेसी आपकी बढ़ती जाएगी। जब हम मराठों की बात करते हैं तो मराठों में ना एक व्यक्ति का नाम आपने सुना है, नाना फडणवीस, जिन्हें एक अच्छा डिप्लोमेट माना जाता था। ठीक है, तो नाना फडणवीस जब तक रहे तब तक मराठे थोड़े से स्ट्रेंथफुल रहे हैं आखिरी तक। ठीक है, जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु होती है उसके बाद मराठों का पर अंग्रेजों का धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ जाता है। तो एक नाना फडणवीस हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें। कौटिल्य का नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में जब रूल चल रहा था किसका, तुलुभ वंश का, और रूल कर रहे थे सबसे महान शासक जिनका नाम था कृष्णदेव राय। तब कृष्णदेव राय के समय पर एक विद्वान व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था तेनालीराम, तो उसे भी एक अच्छा डिप्लोमेट माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या होता है कि आप जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दो चीजें होती है। एक मिलिट्री आपकी स्ट्रेंथफुल होनी चाहिए, मिलिट्री के लिए आप न्यू वेपन्स और न्यू टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्नाइजेशन है उसको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरा, डिप्लोमेटिक लेवल पर आपकी क्या कंडीशन है और आपके स्टेट की क्या कंडीशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि टीपू ने क्या रिफॉर्म्स किए हैं, टीपू ने क्या सुधार किए हैं। तो ये मैंने स्टेट की 3 चीजें आप लोगों को बता दी जो काफी जरूरी है। अब टीपू ने क्या किया, टीपू ने सबसे पहले कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, सबसे पहले कुछ आर्थिक सुधार किए। कौन से रिफॉर्म्स किए हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। टीपू ने सबसे पहला काम ही क्या किया है, इकोनॉमी में रिफॉर्म करने का काम किया है। ठीक है, आर्थिक सुधार करने का काम किया। और आर्थिक सुधार में उसने क्या काम किया है, सबसे पहले उसने मेजरमेंट सिस्टम को डेवलप किया है। इट मींस की मापन व्यवस्था शुरू की है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे उसने मेजरमेंट पॉलिसी लेकर आया है। मेजरमेंट सिस्टम, जैसे अगर वजन को नापना है या भूमि को मेजर करना है तो इस तरह से उसने मेजरमेंट सिस्टम को दुरुस्त किया है। दूसरा उसने, अच्छा पहला क्या बोल दिया, मेजरमेंट सिस्टम। दूसरा उसने क्या किया, दूसरे नंबर पे उसने कैलेंडर को स्टार्ट किया है। ठीक है, कैलेंडर को स्टार्ट कराया है, कैलेंडर की शुरुआत की है। ठीक है, तो कैलेंडर स्टार्ट कराना भी उसका दूसरा रिफॉर्म रहता है। तीसरे नंबर पे उसने क्या किया है, तीसरे नंबर पे उसने करेंसी स्टार्ट कराई है। ठीक है, करेंसी स्टार्ट कराई है तो मुद्रा की शुरुआत की है। ठीक है, मुद्रा की शुरुआत की है, ये उसका तीसरा रिफॉर्म रहा है। अब आप लोग अगर इन तीनों की बात करें, इन तीनों की अगर बात करें, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है मेजरमेंट, ठीक है, मापन। दूसरे नंबर पे हमने बात की है कैलेंडर की शुरुआत की जाना, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमने बात की है करेंसी की शुरुआत की जाना। ठीक है, इन तीनों के माध्यम से किस चीज में इंप्रूवमेंट होगा, किस चीज में ग्रोथ होगी, तो वो होता है ट्रेड यानी व्यापार। ठीक है, कैलेंडर की शुरुआत की जाना, मापन व्यवस्था की शुरुआत की जाना और करेंसी, जिससे क्या होता है, ट्रेड में डेवलपमेंट होता है, व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी थी उसके माध्यम से व्यापार में लगातार क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, व्यापार में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करके व्यापार में वृद्धि करने की कोशिश की है। साथ ही इसने व्यापार को सुगमता की ओर लेकर जाने की कोशिश की है। इट मींस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इसने काफी फोकस किया है, काफी ध्यान किया। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए इसने काम किया है। अब दूसरा जो आता है वो आता है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, यानी कृषि से संबंधित सुधारों की अगर बात की जाए, तो इन मामलों में टीपू ने क्या क्या काम किए हैं उनकी बात करें। देखिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ना सबसे महत्वपूर्ण होती है किसानों को लोन्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, किसानों को ऋण इजीली उपलब्ध करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। तो इन्होंने एग्रीकल्चर लोन, इट मीन्स उन्हें कहा जाता था तकाबी प्रोवाइड कराना शुरू किए। इट मींस एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कराना सरल किया। ठीक है,
किसानों को लोन दिए जा रहे थे, ऋण दिए जा रहे थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसानों के लिए, वो होती है इरिगेशन यानी सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, तो इन्होंने इरिगेशन या सिंचाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की कोशिश की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में भी क्या देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ देखने को मिलती है, इकोनॉमी में भी ग्रोथ देखने को मिलती है, तकाबी लोन बांटे जाते हैं, सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त की जाती है। तीसरी चीज होती है रेवेन्यू सिस्टम की या टैक्सेशन सिस्टम की। तो रेवेन्यू सिस्टम जो टैक्स पर बेस्ड है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होगा जब टैक्स लगाया जाएगा। राजस्व व्यवस्था जो पूरी तरह आधारित होती है किस पे, टैक्सेशन पे। अब देखिए उस समय पर ना साउथ इंडिया में, देखिए जमींदारी व्यवस्था तो आप समझते होंगे कि जमींदार हुआ करते थे जिनके हाथ में एक जमीन होती थी राज्य की, है ना, और वो वहां से पूरा टैक्स वसूला करते थे। और किसान सिर्फ और सिर्फ जमीन पर क्या करता है, मजदूरी करता है, खेती करता है। इस तरह की पॉलिसी वहां पर चला करती थी। ठीक है, तो जमींदार हुआ करते थे, जमीनों की बड़ी बड़ी जमीनें उनको दी होती थी, और जमींदारी व्यवस्था पूरे इंडिया में थी। साउथ इंडिया में जो जमींदार थे उन्हें पालीगर कहा जाता था। ठीक है, साउथ इंडिया के जो जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स, जिन्हें क्या कहा जाता था, पॉलीगर। पॉलीगर्स इट मींस जमींदार ऑफ साउथ इंडिया। और ये जो पॉलीगर्स थे ना, ये काफी क्रूर थे, काफी ज्यादा क्रूअल थे, और काफी हार्श तरीके से अपने जो टैक्स हैं उन्हें क्या करते थे, वसूला करते थे। ठीक है, जिससे वहां के पब्लिक और वहां के फार्मर्स काफी परेशान थे। इन्होंने क्या किया, इन पॉलीगर्स को की पावर को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ही रिड्यूसिंग द पावर ऑफ पॉलीगर्स। पॉलीगर्स की शक्तियों को इन्होंने कम कर दिया है। ये एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इन्होंने पॉलीगर्स की पावर्स को कम किया, जिनसे कि वहां के फार्मर्स और जो लोअर कैटेगरी के लोग थे वो काफी परेशान थे। साथ ही दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने जागीर सिस्टम को, जागीर प्रथा को या जागीरदारी प्रथा को क्या किया है, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट काम है जो टीपू सुल्तान ने किए हैं। इन्होंने क्या किया है कि लैंड लॉर्ड्स जो थे, जिन्हें हम पॉलीगर्स कहा करते थे, इनकी पावर को कम किया है। साथ ही दूसरा रिफॉर्म ये किया कि जो क्या हुआ करता था, जागीरदारी जो सिस्टम था उसे खत्म कर दिया। ठीक है, अब्यूलिशन ऑफ जागीरदारी सिस्टम। ये आप लोगों को मैंने पॉइंट्स बताए। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो इकोनॉमिकल रिफॉर्म हम देख लेते हैं। अब हम सिक्योरिटी के पर्पस की बात करते हैं। सिक्योरिटी के अगर रिफॉर्म्स की बात की जाए, सिक्योरिटी के रिफॉर्म्स को अगर हम देखते हैं, समझते हैं कि आखिर सुरक्षा के मामले में टीपू सुल्तान ने क्या सुधार किए। तो ये चीज तो आप शुरू से समझ सकते हैं कि जब से हैदर अली सुल्तान बनता है 1761 में मैसूर का, तो जैसे और उसके पहले जब उसे डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया था, तो उसने डिंडीगुल में एक मॉडर्न आर्सेनल को स्टेब्लिश किया था। ठीक है, और रॉकेट टेक्नोलॉजी भी इन लोगों ने ही स्टार्ट की है, टीपू सुल्तान और हैदर अली ने। और मॉडर्न जो रॉकेट्स बने हैं बाद में युद्ध के लिए, वो यहाँ से भी इनकी टेक्निक पर आधारित रहे। तो इन्होंने, अगर हम यहाँ पे बात करें टीपू सुल्तान के आर्मी रिफॉर्म्स या फिर सिक्योरिटी के पर्पस से जो रिफॉर्म्स हुए उनकी, तो इन्होंने अपनी जो सेना है, अपनी जो आर्मी है, उसे लगातार आधुनिकीकरण करने की कोशिश की है, अपनी सेना में आधुनिकीकरण करने की कोशिश की। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन इन द आर्मी। तो इन्होंने अपनी सेना को आधुनिकीकरण करने की कोशिश की, जिसमें इसने हेल्प ली है किससे, फ्रांसीसियों से। तो फ्रांसीसियों के सपोर्ट से इसने अपनी सेना को आधुनिक किया है, शस्त्रागारों की स्थापना की है। ठीक है, शस्त्रागारों की स्थापना की है, और साथ ही जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसे भी क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, रॉकेट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, मॉडर्नाइजेशन लेकर आए हैं नए आर्मी में, और साथ जो आर्सेनल्स हैं, जो शस्त्रागार हैं, उनकी भी स्थापना की है। तो इस तरह से इन्होंने सिक्योरिटी रिफॉर्म्स किए हैं। सिक्योरिटी रिफॉर्म्स में ही दूसरी चीज आती है डिप्लोमेसी। 1794 के अप्रोक्स जब ये तीसरा युद्ध हार गए थे, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर, तो उस दौरान इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बाकी जो दुनिया के अलग अलग देश थे जो अंग्रेजों के दुश्मन थे, खासतौर से जो ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे, उनसे हेल्प लेकर उनका एक गुट या ग्रुप बनाने की कोशिश की थी। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी सहायता से। और पूरे उन देशों में अपने दूत भेजे थे, अपने दूत मंडलों को भेजा था, और अपना दूतावास भी उन्होंने स्टेब्लिश किया था। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया है, दूसरा अफगानिस्तान के अलावा फ्रेंच या फ्रांस हो गया है, और तीसरा तुर्की।
तुर्की, फ्रांस, अफगानिस्तान, अरब जैसे देशों में अपने दूत भेजे हैं अंग्रेजों के खिलाफ एक ग्रुप बनाने के लिए और अंग्रेजों को यहां से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो उस समय पर इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी टीपू सुल्तान ने, और फ्रांस, तुर्की और अफगानिस्तान में अपने दूत भेजे थे जिससे कि एक ग्रुप बन सके और अंग्रेजों को यहां से रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो ये हमने बात की है टीपू सुल्तान की पॉलिसी की। एक और चीज जो समझना है वो है रिलीजियस पॉलिसी या धार्मिक नीति। रिलीजियस पॉलिसी की अगर बात करें, इसमें थोड़ा सा आप लोग सुनते हैं कई जगहों पे हम देखने को मिलता है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट भी है कि इन्हें हिंदू विरोधी भी माना जाता है, क्योंकि जब इन्होंने पॉलीगर्स को हटाया था या उनकी पावर्स को कम किया था और उनके बीच में जब संघर्ष हुआ था, तो ऐसा कहा जाता है, देखिए जो जितने पॉलीगर्स थे ना, इनके बारे में कहा जाता है सब हिंदू जमींदार थे। तो जब इनका दमन किया था तो इनके और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध हुए थे, संघर्ष हुए थे, तो इसे हिंदू विरोधी माना जाता है कि इन्होंने हिंदू जमींदारों का अंत कराया है। लेकिन एक्चुअल में जो वॉर था, जो ये डिस्प्यूट था, वो एक राज्य और जो जमींदार है उनके बीच में था। अब जमींदार हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों का कुछ और मानना है, कुछ लोगों का कुछ और मानना है कि ये हिंदू विरोधी थे, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर बात की जाए एग्जाम में अगर पूछा जाए, तो टीपू सुल्तान जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये रिलीजियस टॉलरेंस की नीति को चलाते थे, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को फॉलो करते थे। इट मींस धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ फैक्ट हैं जिस आधार पर हम बोल रहे हैं कि टीपू सुल्तान इज रिलीजियसली टॉलरेंस। लाइक हैदर अली, हैदर अली की बात करें तो हैदर अली भी रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करते थे। उनकी आर्मी में और उनके कोर्ट में कई सारे हिंदू सोल्जर्स थे और हिंदू मिनिस्टर्स भी थे, ऑब्वियसली बिकॉज द पॉपुलेशन वॉज हिंदू। ठीक है, एंड द सेकेंड हम देखते हैं कि एक मंदिर जो था, हमने उसको डिस्कस किया था, चामुंडेश्वरी टेम्पल, उसमें उन्होंने एक बड़ा सा डोनेशन किया था। साथ ही उनके जो कॉइन्स हुआ करते थे उसमें लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु और जो देवी है उनके क्या होते थे, चित्र बने होते। ठीक है, तो रिलीजियसली टॉलरेंस थे। लाइक उसी तरह ही जो टीपू सुल्तान है उनके बारे में भी ये विश्वास या ये मत है होता है इतिहासकारों का, दैट ही वाज आल्सो अ रिलीजियसली टॉलरेंस रूलर। ठीक है, कैसे हम बोलते हैं, इसके पीछे का जो कारण है वो है कि इनके द्वारा भी एक डोनेशन दिया जाता है, डोनेशन टू श्रृंगेरी देवी टेम्पल। ठीक है, डोनेशन टू श्रृंगेरी देवी टेम्पल, श्रृंगेरी देवी के मंदिर में इनके द्वारा एक दान किया जाता है, एंड इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द आइडल ऑफ शारदा देवी। तो शारदा देवी की जो गॉडेस शारदा है, उनकी जो आइडल है, उनकी जो मूर्ति है, उसके लिए भी उसका भी इनके द्वारा क्या किया जाता है, इंस्टॉलेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक खास चीज हमें देखने को मिलती है। दूसरा अगर हम बात करें, इन 1794 में, इन 1794 ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी विद द असिस्टेंस ऑफ फ्रेंच। 1794 में फ्रांसीसियों के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में एक ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट होता है जिसे हम, हालांकि ये रिलीजियसली टॉलरेंस पॉलिसी नहीं बोली जा सकती, क्योंकि ये फ्रांसीसी तो उनके सपोर्टर हैं, उनके साथ मिलकर ये ट्री ऑफ लिबर्टी वहां पे प्लांट करते हैं, वहां पे लगाते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि ट्री ऑफ लिबर्टी का संबंध किससे है। ठीक है, ट्री ऑफ लिबर्टी का संबंध किससे है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इन 1794 ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी इन द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट श्रीरंगपट्टनम विद द असिस्टेंस ऑफ फ्रेंच। ठीक है, फ्रांसीसियों की सहायता से। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है इनका कि फ्रांसीसियों का ही एक क्लब हुआ करता था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। ठीक है, जैकोबियन क्लब इज द क्लब ऑफ फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने अपनी स्वतंत्रता के या अपने रिवॉल्यूशन के बिहाफ में, उसकी मेमोरी में अलग अलग जगहों पर जैकोबियन क्लब क्या किए थे, स्टेब्लिश किए थे। ठीक है, और जैकोबियन क्लब जो थे, उसी जैकोबियन क्लब के ही साथ इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। तो जो जैकोबियन क्लब था ना, उसकी मेंबरशिप भी इसने ले रखी थी। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ही ऑल्सो टेक द मेंबरशिप ऑफ जैकोबियन क्लब। ठीक है, एंड ही वॉज नोन एज नागरिक टीपू, और इसे कहा जाता है नागरिक टीपू। तो इन्होंने जैकोबियन क्लब की मेंबरशिप ले रखी थी, दैट वाज द ग्रुप ऑफ फ्रांस या दैट वाज द क्लब ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो पॉलिसी थी, ये सारी की सारी जो नीतियां थी, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ
टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की नीतियां बता दी मैंने आप लोगों को, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या चल रहा था इस दौर में, ईआईसी के क्या कंसेप्ट थे, ईआईसी के क्या डेवलपमेंट थे और क्या उनकी पॉलिसी यहाँ पे रन हो रही थी, ठीक है। तो पहली चीज तो मैंने ये बता चुका हूं कि ईआईसी वाज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग देयर पावर, लगातार वो अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी, लगातार उनका जो इंपीरियलिज्म था वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी शक्ति बढ़ाती जा रही है, शक्तिशाली होती जा रही है। और अगर हम बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो उसमें क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। और किसे अपॉइंट किया गया था, तो 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स को वहां का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बाकी प्रेसिडेंसी या बाकी उपनिवेश जो ईआईसी के थे, वहां की भी सारी अथॉरिटी या पावर किसे दे दी गई थी, बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, जो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो यहां पर ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि क्या होता है कि ये जो दौर चल रहा है, ये तो 84 के बाद की कहानी हम पढ़ रहे हैं, 1784 से के बाद की हम स्टोरी बात कर रहे हैं, है ना। और ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है, 1773 में। लेकिन इस दौर में क्या होता है, 1785 में या 1786 में बंगाल का नया गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम द नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के नए गवर्नर जनरल ही कौन बन जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स। अब कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बनकर आता है, जैसे कि मैं टाइम आपको बताया है, 1786 से 1793 तक इनके कंट्रोल में कंपनी चलती है। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस इज वेरी इंटेलिजेंट स्मार्ट पर्सन, ठीक है, डिप्लोमेटिक लेवल पर काफी महत्वपूर्ण थे, काफी विद्वान थे। और हालांकि ही वॉज फेल इन अमेरिका में ये फेल हुए थे, अमेरिका में ये सक्सेस हासिल नहीं कर पाए, वहां का रिवॉल्यूशन सक्सेस हो गया, बट फिर भी ये काफी इंटेलेक्चुअल थे, विद्वान थे और काफी स्ट्रेंथफुल थे। अब क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1786 में इंडिया का बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है, तो इसके सामने कई प्रॉब्लम्स होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसके सामने है वो है मैसूर का पावरफुल होना, मैसूर की ग्रोथ होना। तो मैसूर को कंट्रोल करना पहली समस्या है। दूसरा, मराठों की जो पावर है, मराठा को अपने कंट्रोल में करना, ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। और तीसरी जो प्रॉब्लम इसके सामने है वो है फ्रांसीसियों की भी प्रॉब्लम इनके सामने है, क्योंकि फ्रांस जो है यूरोप में, अमेरिका में कई जगहों पर धीरे धीरे स्ट्रेंथफुल होता जा रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट का भी यही टाइम चल रहा है और नेपोलियन बोनापार्ट भी लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहा है और अपने इंपीरियलिज्म को बढ़ा रहा है और लगातार टक्कर दे रहा है किसे, अंग्रेजों को, ठीक है, क्योंकि वो भी फ्रांस का ही एक योद्धा है, फ्रांस का ही एक रूलर है। तो यहाँ पे ना फ्रांसीसियों की जो इतने दिनों के बाद जो ये कंट्रोल कर पाए थे, उन्हें बढ़ने नहीं देना। और फ्रांसीसी कोशिश कर रहे हैं लगातार ग्रोथ करने की, वृद्धि करने की अपनी पावर में इंडिया में, और उनकी सपोर्ट कौन कर रहा है, मैसूर कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रांस और मैसूर एक साथ हो गए हैं, ये बात समझ लें। तीसरी प्रॉब्लम आपको बताइए मराठा। अब ये सारी प्रॉब्लम किसके सामने है, ये सारी प्रॉब्लम है आपके कॉर्नवालिस के सामने, हु वाज द नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब कॉर्नवालिस जब इंडिया आता है तो वो अपनी कंपनी से या अपनी गवर्नमेंट को एक डिमांड करता है कि आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भले ही सारे अधिकार दे दिए हो बंगाल के गवर्नर जनरल को, फिर भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जो गवर्नर जनरल के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो इसने डिमांड की कि कुछ और पावर्स की जरूरत होगी गवर्नर जनरल के लिए, जिससे कि हम अपने सारे कार्य ठीक से कर पाए, ठीक है। तो क्या होता है, 1786 में 1786 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक स्पेशल एक्ट पास करती है, ठीक है। एंड स्पेशल एक्ट वाज पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, एंड उस एक्ट के माध्यम से इन्हें मिलिट्री राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कौन से अधिकार मिल जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सारी की सारी मिलिट्री पावर दे दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कॉर्नवालिस को कितना बड़ा पद था और कॉर्नवालिस का कितना ज्यादा रुतबा था, कि जब उसने डिमांड रखी है, ठीक है, जब उसने डिमांड रखी कि मिलिट्री पावर भी दी जानी चाहिए, अदरवाइज हम यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हम इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि बड़े बड़े हिंदू राज्य हैं,
बड़े बड़े हिंदू स्टेट्स हैं, वहाँ के रूलर्स काफी जो है डिप्लोमेटिकली काम करते हैं और उनकी सेनाएं काफी स्ट्रेंथफुल है, देन हाउ वी कैन डिफीट देम इफ यू डोंट गिव मी द मिलिट्री अथॉरिटी। तो इसीलिए फिर उसे क्या दी गई है, मिलिट्री अथॉरिटी भी दे दी गई है, मिलिट्री पावर भी दे दी गई है। ठीक है, तो अब जब इसे मिलिट्री पावर दे दी गई है, सारी की सारी पावर्स इसको मिल चुकी है 1786 के स्पेशल एक्ट के जरिए, जो 1786 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुआ था। तो सबसे पहले इसने जो अपनी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया है, कौन की प्रॉब्लम, मैसूर और फ्रांस की। सबसे पहला ही काम क्या किया है इसने, मैसूर और फ्रांस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उनकी समस्या का समाधान करना शुरू किया। ठीक है, और जब ये भारत आया तो भारत आते से ही इसने सबसे पहला काम क्या किया, इसने उन स्टेट्स की एक लिस्ट बनवाना शुरू किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रेंड स्टेट्स थे, फ्रेंडली स्टेट्स थे। ठीक है, जितने भी मित्र राज्य थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन सभी को उसने क्या किया, एक लिस्ट में लिखवाया। ठीक है, इस लिस्ट में मराठा भी थे, निजाम भी था, त्रावणकोर भी था, कर्नाटक भी था। ठीक है, और नॉर्थ के कई सारे स्टेट्स थे। सिर्फ एक नाम जो है वो नहीं था, और वो नाम जो नहीं था वो कौन सा नाम नहीं था, वो था मैसूर। ठीक है, मैसूर नाम उसमें लिस्ट में नहीं था। ठीक है, जबकि आप लोगों को पता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में ही हुई थी, और 1786 में जब ये लिस्ट बनवाई गई, इसने आते से ही जब एक लिस्ट बनाने की बात कही तो उस लिस्ट में नाम नहीं था किसका, मैसूर का। ठीक है, इस बात से काफी अपमानित महसूस करता है टीपू सुल्तान। ठीक है, जब उसका नाम इस लिस्ट में नहीं आता है तो इस बात से काफी अपमानित महसूस करता है कौन, टीपू सुल्तान, और फ्रांसीसियों के साथ अपने गठजोड़ को और अपनी संधियों को और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो फ्रांसीसियों के साथ और ज्यादा फ्रेंडशिप में आ जाता है, उनके साथ और ज्यादा गठजोड़ कर लेता है टीपू सुल्तान, जब उसका नाम नहीं आता है किसमें, उस पर्टिकुलर लिस्ट में, दैट वाज फॉर्म्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है।